गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। आज की वीडियो में हमें भारत से अधिराज बोस ने ज्वाइन किया है, जो कि इंटरनेशनल वर्कर्स लीग के न्यू वेव सिंपैथाइजिंग सेक्शन का मेंबर भी हैं और उनके लिए लिखते भी हैं। तो भारत की इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए कुछ सवालात थे, जिनके जवाबात को जानने के लिए हमने आज ये इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं अधिराज आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम टुडे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम जिनके जवाबात हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? हम भाई भारत में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छे है। अभी इंडिया का सिचुएशन बहुत ही बदतर है। एक तरफ तो ग्लोबली पैंडेमिक के वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से मंदी में चल रहा है, दूसरी तरफ इस सरकार के मिसमैनेजमेंट के वजह से, एक रेकलेस लॉकडाउन के वजह से ग्रोथ रेट 6-7% जो चल रहा था वहां से घट के अभी -10% तक आ गया है। मतलब एक्चुअल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो कि 40 साल में पहली बार ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है। और एक तरफ जी प्राइसेस आज भी बढ़ रहे हैं, तेल का दाम आज भी बढ़ रहा है, सरकार टैक्स पे टैक्स ऐड करते जा रही है उसे बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हो गई है और सड़क पे आ रहे हैं। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट सिर्फ इसका एक सिम्टम है, ये सिर्फ एक अलग से हम नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा अधिराज, आप बताइए कि इस वक्त जो जैसे भी आपने फार्मर्स की वो मूवमेंट जो तहरीक चल रही है उसके बारे में भी आपने बात की, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पे किसानों की? जो उनकी मूवमेंट है वो अभी किस मूवमेंट नहेज तो पे है, शुरू किस हुई, स्टेज पे? ये 2020 के नवंबर में शुरू हुआ था। पैरेलली एक वर्कर स्ट्राइक भी चल रही थी, एक जनरल स्ट्राइक चल रहा था वर्कर्स का 26 नवंबर को। तो एक सही। वक्त ऐसा हुआ कि किसान और मजदूर एक साथ सड़क पे आ गए थे। ये एक बहुत ही स्पेशल यूनिक सिचुएशन है मॉडर्न इंडिया में मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल। एटलीस्ट 21वीं सदी में ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया कि किसान और मजदूर एक साथ एक ही दिन में सड़क पर आए। लेकिन ये मजदूर जो मूवमेंट, ये किसानों का आंदोलन जो चल रहा था, ये ज्यादा टिकाऊ इसलिए नजर आया क्योंकि इसमें एक तो मजदूरों के तरफ से जो यूनियन ब्यूरोक्रेसी है, जो मेन स्ट्रीम यूनियंस है, उनका स्ट्रेटेजी बहुत ही वीक है। उनमें वो मोमेंटम नहीं नजर आया, वो रेडिकलिज्म नहीं नजर आया जो जरूरत है इस वक्त में। किसानों की सही। तरफ से उन्होंने क्या किया, यूनियंस ने पूरी तरह से जो वगैरह पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्हें रास्ते से हटा दिया। उन्हें ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहिए इन पार्टियों से, जैसे कांग्रेस पार्टी और वगैरह रीजनल पार्टीज है, उनका और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहा इनके इनके नजरिए से। तो एक सही। इंडिपेंडेंस मिला, और वो इंडिपेंडेंस से एक रेडिकल दिशा मिली। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्रांतिकारी दिशा में चल रही है, ये इनकलाबी दिशा में एग्जैक्टली चल नहीं रहा है। उनका डिमांड्स, मूल डिमांड्स क्या है? रिपीलिंग ऑफ द 3 फार्म लॉज। ये फार्म लॉज क्या है, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। जी। पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, ये सरकार ने एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से लेबर कोड्स और फार्म लॉज, ये दोनों पार्लियामेंट से पुश करके लॉ में ले आए, डिबेट तक नहीं किया। अब इसके चलते क्या हुआ, ये फार्म लॉज किसके बेनिफिट के लिए बना है ये हमें समझना चाहिए। अब इंडिया में एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशंस और एग्री फार्मिंग के प्राइवेटाइजेशन, ये कांग्रेस जमाने से शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी इसे और बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए फार्म सेक्टर में ये सो कॉल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत थी। अभी 3 लॉज जो बना है, उनमें से सबसे खतरनाक तो ये वाला है, The Farmers Produce जी Trade जी। and Commerce Promotion and Facilitation Act। ये जो एपीएमसी मंडी सिस्टम है, जहां से फार्मर्स अपना ट्रेडिंग करती थी, ये मंडी सिस्टम को पूरी तरह से हटा देगा। ये पहले हो चुका है इंडिया, नेशनल लेवल पे नहीं लेकिन स्टेट लेवल पे हो चुका है। बिहार स्टेट में क्या हुआ, जब मंडियों को हटा दिया गया, ये कह रहे थे कि मंडी हटाने से जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो
सीधी तरह से मंडी से ट्रेड नहीं करते, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट हुआ। जो मार्जिनल फार्मर्स थे, जो गरीब फार्मर्स थे, वो और भी गरीब होते गए, उन्हें शेयर क्रॉपर्स बनना पड़ा। वो पंजाब में जाके अपने लेबर बेच रहे हैं, वो अभी एग्रीकल्चरल वर्कर्स बन गए फार्मिंग से। तो ये मॉडल अब वो पूरी देश में फैलाना चाहते हैं। बेनिफिट कौन लेगा? जो बहुत बड़े लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, या फिर जो कॉर्पोरेशन है जिसके पास नेशनल लेवल ट्रेड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कोई मार्जिनल फार्मर अपना घोड़ा गाड़ी लेके तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल फसल बेचने नहीं जाएगा, वो उसका क्षमता नहीं है। लेकिन अभी इस लॉस के चलते ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो 2 बीघा और 2 कट्ठा जमीन के फार्मर बड़े कॉर्पोरेशन से कम्पीट करना पड़ेगा। फार्मर्स ये समझते हैं, उनके इश्यूज वो जानते हैं, और इसलिए वो अभी सड़क पे उतरे हैं, प्रोटेस्ट में उतरे हैं। वो जानते हैं कि उनका खतरा इन रिलायंस रिटेल और जितने भी फार्मिंग कॉर्पोरेशन है उनसे है। सरकार लेकिन कॉर्पोरेशन के साइड में है, और ये अभी वो छुपा भी नहीं रहे हैं। एक मंत्री ने ये कह भी दिया कि अगर हम ये 3 कानून हटा भी दिए तो अदानी अंबानी हमें फिर से ये कानून दोहराने पे मजबूर करेंगे। एक एमएलए ने ये गलती से बोल दिया मीटिंग के दौरान, लेकिन ये दर्शाता है कि सरकार एक्चुअली किसके पक्ष में है, वो आवाम के साइड में नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बताएं कि मीडिया जो है वो इस पूरी जो किसानों की मूवमेंट है उसको खालिस्तान की तहरीक का हिस्सा बनाकर जो पेश किया जा रहा है, स्पेशली जब दिल्ली पे जिस दिन किसान मूवमेंट हम देखते हैं कि उन्होंने दिल्ली के ऊपर धावा बोला अपने ट्रैक्टर मार्च की सूरत में, तो उस दिन पाकिस्तान के भी कुछ टॉक शोज में ये जो है मौजू ज़ेर बहस आया कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो इस तहरीक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जबकि किसान तो ओपनली कहता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, और जो हमारी ये तहरीक है ये टोटली प्योर बेस्ड जो है वो फार्मर्स पे है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या मीडिया क्यों इसको खालिस्तान का पार्ट बनाना चाह रहा है? इसमें 2 पहलू हैं, हमें समझना पड़ेगा। पहली बात कि इंडियन मीडिया क्या है। बीजेपी के आने के बाद, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बीजेपी के आने से पहले भी इंडियन मीडिया पूरी तरह से एक प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट के साइड से, गवर्नमेंट के पक्षपात में एक इंस्टीट्यूशन बन के बैठा रहा। बीजेपी के आने के बाद कुछ ऐसे चाल चले, जैसे टेलीकॉम रेगुलेशन को बहुत ही कमजोर कर देना, कुछ टीवी एंकर्स और कुछ चैनलों को पूरी तरह से अपने साइड में ले लेना, फेवरेटिज्म करना, कुछ ऐसे तरकीब से वो पूरी तरह से इंडियन मीडिया पे एक तरह से कब्जा कर लिया है। अभी प्राइवेट मीडिया बोल के इंडिया में कुछ नहीं है, 2-3 चैनल छोड़ के, जैसे एनडीटीवी शायद नहीं है, हम कह सकते हैं, वैसे प्राइवेट इंडिपेंडेंट वॉइस इंडियन मीडिया में आपको नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो ये राइट विंग गवर्नमेंट के जो मैसेंजर्स है, प्रोपेगेंडिस्ट है, यही मिलेगा आपको। सरकार और ये खास करके बीजेपी एक ऐसा नैरेटिव चलाना चाहता है कि फार्मर्स एक्चुअली फार्मर्स नहीं है, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल गेम है हमारा सरकार गिराने की। तो वो फार्मर्स को क्रेडिबिलिटी वो तोड़ना चाहते हैं। इस गेम में वो एक्चुअली सफल नहीं हुए, क्योंकि लोग देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, और फार्मर्स भी इंटरनेट पे आके अपना एक काउंटर प्रोपेगेंडा चला है, वो अच्छे से चला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके काउंटर पे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जो इसकी तरदीद करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये खालिस्तान को हमारी तहरीक के साथ जो है वो दानिस्ता तौर पर जो है गवर्नमेंट उसको जोड़ रही है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। और वो बार बार उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जो सीनियर किसान हैं, वो इस चीज की तरदीद भी करते नजर आते हैं। दूसरा पहलू जो है, ये मूवमेंट खास करके दिल्ली एरिया के अराउंड, ये एक्चुअली नेशनल मूवमेंट है। ये सिर्फ दिल्ली में वो फोकस करके बैठे हैं, लेकिन ये ऐसे आंदोलन और ऐसे मार्चेस देश के हर प्रांत में चल रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र में 10,000 किसान आजाद मैदान पे कूच किए थे, ये बंबई में, और वहां पे वो अपने झंडा से चला है। अपने कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स है, जैसे ये देखिए, ये पंजाब और हरियाणा
के फार्मर्स आए हैं। पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे सिख फार्मर्स हैं, वो अपना निशान साहिब लेके आए, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स उसमें रहेगा, वो अपना रिलीजियस फ्लैग लेके आए। वो निशान साहब को दिखा के ये कहना चाहते कि ये खालिस्तान, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग शो करना चाहता है। तो ये दूसरा पहलू है, कल्चरल इंसेंसिटिविटी टुवर्ड्स सिख्स। पहले ये नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले क्या था कि बीजेपी का एक पॉलिटिक्स ये है कि हिंदू और सिख एक साथ रहेगा मुसलमान के खिलाफ, ये एक तरह का नैरेटिव वो बनाना चाहते थे। अब वो नैरेटिव भी पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि सिख रिलीजन कैसा होता है, सिख कल्चर कैसा होता है। वो अपना इंसेंसिटिविटी अभी लोगों के सामने दर्शा रहा है। और इसलिए, और हाँ, तीसरी बात ये भी है कि खालिस्तान आंदोलन जो चला था वो सिर्फ पंजाब तक सीमित था। बाकी लोग वो उतना एंग्स्ट भी नहीं है कि खालिस्तानी बोल के बहुत गुस्सा आएगा, बहुत आक्रोश आएगा, बहुत मतलब पंजाब के बाहर के स्टेट्स के बात कह रहा हूँ। खालिस्तान मूवमेंट का वो इफेक्ट नहीं था 80 के दशक में, मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी एक तरह से फेलियर हुआ सरकार का। वो समझ नहीं पाए कि हम कैसे नैरेटिव चलाए फार्मर्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए। वो खुद डिस्क्रेडिट होके बैठे हैं कि अभी वो कह रहे हैं, उनका एमएलए, उनका एमपी कह रहा है कि अदानी अंबानी हमें मजबूर कर देगा फार्म लॉस पास करने के लिए। तो इसका कोई जवाब नहीं है इस सरकार को। तो अभी इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है, वो प्रोपेगेंडा से हट के सीधी तरह से दमनकारी नीति में आ गए। वो बैरिकेड कर रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस से लोगों को मरवा रहे हैं। अभी ये नीति हो गया है उसका। ठीक है। अच्छा, क्या अभी किसानों की जो ये जो मूवमेंट चल रही है, क्या इसमें बाकी भी जो परतें हैं, यानी कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं? अब मूवमेंट का फोकस तो किसान पे ही है, लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था कि 26 नवंबर में एक जनरल स्ट्राइक हुई थी मजदूरों को लेकर, मजदूर यूनियंस से लेकर। मजदूर यूनियंस किसान के सपोर्ट में आए थे। उन्होंने किसान आंदोलन के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए, किसानों ने भी उनके आंदोलन को समर्थन दिया। अभी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रही है, आवाम की चल रही है, फार्मर्स की नहीं सिर्फ। ये दिल्ली के स्टूडेंट्स, यूथ, वर्कर्स सब सड़क पे आ गए हैं सरकार के विरोध, किसान के सपोर्ट में। तो एक सपोर्ट, एक सॉलिडारिटी बन रही है नेशनली, नॉट जस्ट इन दिल्ली एंड पंजाब। तो हाँ, ये एक तरह से गैल्वेनाइजिंग पॉइंट बनते जा रहा है। बिल्कुल। कंट्री के दूसरे सेक्टर्स भी, जैसे वर्किंग क्लास, यूथ और वर्कर्स, ये एक साथ बेसिकली। अच्छा, मुझे अगर आज एक बात ये बताइए कि ये जो कवानीन है जो आप कह रहे हो कि 3 लॉज हैं जिसके अगेंस्ट जो है ये किसान बाहर निकले हैं कि इन कवानीन को वापस लें, वो जो 3 बेसिकली जो कवानीन है वो उसमें वो कौन कौन से कवानीन है कि जो कि जिसकी डिमांड लेके किसान आए हैं? इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि अच्छा। ज्यादतियां तो कई दशकों से चल रही थी। ये एक तरह से फाइनल नेल इन द कॉफिन कह सकते हो आप, एक आखिरी लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक से आप कंपेयर कर सकते हो। अब 3 कानून जो है, एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सरकार ये कहती है कि इस कानून के चलते किसान हर राज्य में अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से ट्रेड कर सकता है, लेकिन ये भी है कि मंडी सिस्टम को इसके चलते तोड़ा जाएगा। दूसरा है कि एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, हमारा देश में ये एक कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिससे सरकार अपना राइट रखती है फॉर स्टॉक पाइलिंग एसेंशियल गुड्स, ताकि इमरजेंसी के वक्त में या किसी आपातकालीन स्थिति में वो स्टॉक पाइल में से प्रोक्योर कर सकता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये एक्ट है, इसका एक अमेंडमेंट। और दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसका एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है फॉर फार्मर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा नजर नहीं आता है कि इन कानूनों में कुछ खामियां है। ये
ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन अगर आप थोड़ा कॉन्टेक्सचुअली गहराई में जाएं तो इसे अगर कॉन्टेक्सचुअली देखें तो ये बड़े फार्मर्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग को नजर रख के बनाया गया है। ये बड़े कंपनियां जैसे रिलायंस फार्मिंग, अभी रिलायंस रिटेल में बहुत बड़ी तरीके से आ गया है, एग्रीकल्चरल रिटेल में। ये एक तरह से मोनोपोलाइज करना चाहता है एग्रीकल्चरल और दूसरे जो इस पे अभिराज हम एक और इंटरव्यू डिटेल में कंडक्ट करेंगे जिसमें हम इसको मजीद गहराई के साथ डिस्कस करेंगे। वो जो लॉज हैं, वो जो कानून हैं, वो ऐसे उसमें क्या ऐसी बारीकियां, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो कि सामने आने चाहिए। अच्छा, एक मुझे ये बताएं अब आप अधिराज के इस जो मूवमेंट अभी चल रही है, इसको इन फ्यूचर आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में ये जो मूवमेंट है जिसमें भी आप कह रहे हैं कि और भी जो लेयर्स हैं जो मजदूरों की या लेबर्स की, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं जो इसको ज्वाइन कर चुके हैं, आप इसे फ्यूचर में इस मूवमेंट को कहाँ पे देखते हो? मेरे ख्याल से हमें सिचुएशन को एक बड़े पिक्चर के तरफ से देखना चाहिए, बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध एक मूवमेंट चली थी, वो पैंडेमिक ने खत्म कर दिया, लेकिन मुद्दा अभी है और कई कई जगहों में सीएए के खिलाफ एक मिছিল भी बैठा है, एक प्रोटेस्ट भी हुआ है, अलग अलग तरीके से, स्कैटर्ड तरीके से। दूसरे तरफ ये हाथरस रेप केस के वजह से एक दलित मोबिलाइजेशन शुरू हुई थी, वो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान ही हुआ था, तो वो इशू, वो मुद्दा भी चल रहा है। तीसरे तरफ मजदूरों ने जनरल स्ट्राइक करवाई, अब ये और एक जनरल स्ट्राइक की प्लानिंग चल रही है, कब होगा वो मैं अभी ठीक से बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास वो खबर नहीं आई है। लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स चल रहे हैं और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, इसका टेनेसिटी, इसका ड्यूरेशन इतना है कि मेरे ख्याल से अगर ये कंटिन्यू करे तो एक समय ऐसा आ सकता है कि बाकी सब मूवमेंट्स इससे जुड़ के एक यूनाइटेड फ्रंट बना के इस सरकार के खिलाफ में आ सकते हैं। अब जब अगर वो हो जाए तो वहां से कहाँ जा सकता है ये कोई नहीं कह सकता। अभी इनकलाब से पहले का सिचुएशन के कंपैरिजन आप कर सकते हो। रेवोल्यूशनरी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही दिहाइयों के बाद कोई एक ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम है जो देखने में, ये जो तहरीक है जो देखने में आई है कि जिसके बाद अब बहुत सी जो तबकाती लड़ाई लड़ने वाले हैं वो पूरे बर्र-ए-सग़ीर के लोग हैं, तो उनके लिए बहुत मोटिवेशन है ये। और इन पाकिस्तान को भी अगर हम देखें तो इसी तरह से यही सिचुएशन बन रही है। हम डेफिनेटली इस पे और भी बात करना चाहिए हमें, और एग्रीकल्चर और फार्मिंग डिस्ट्रेस को लेके एक अलग इंटरव्यू अगर आप करना चाहते तो वो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और जी बिल्कुल, हाँ, ये देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।